गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज लेक्चर नंबर 7 और आज की हम इस लेक्चर में देखेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस किसे कहते हैं? सबसे पहले कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसे कहते हैं ये पहले हम क्लियर कर लें। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यह वह प्रोसेस है या कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का घटित होना तब समझा जाएगा जब किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का आप कंसीडर कर लो कि यह एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। मान लें थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और इस सिस्टम के जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट, ये सब जो हैं ये समय के साथ यदि चाहे एक वेरिएबल में या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में समय के साथ परिवर्तन हो तब हम कह सकते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर रहा है, और यही परिवर्तन बदलाव कहलाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कब होगा? इफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स undergo a change with time। तो ये जो परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन चाहे किसी एक वेरिएबल में हो या मोर देन वन वेरिएबल में हो, तब यहाँ कहा जाएगा कि a thermodynamic process is said to be occur या said to occur। अब डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो हैं वो एक एक करके हम देखते हैं। तो उसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, देन आइसोबारिक प्रोसेस, और एक रह जा रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हम देख रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कहलाते हैं। तो अब सब एक एक करके हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आइए देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू दिस वी मस्ट लर्न अ टर्म क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक, एक क्वासी स्टैटिक मीन्स क्या? क्वासी मतलब लगभग में आप मानकर चले, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये क्वासी अप्रोक्सीमेटली, लगभग, नियरली, एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट। मतलब कि ये एक प्रोसेस है जो प्रोसेस को आप मान लीजिए कि इनफाइनाइटली स्लो हो, किसी तरह का परिवर्तन हो और वो परिवर्तन कितना, बिल्कुल ही स्लो हो, जैसे लोहे का जंग लगना, उदाहरण स्वरूप ले लीजिए आप, उसको भी मान सकते हैं। तो यदि यहाँ जो परिवर्तन हो रहा हो बहुत स्लो हो, लेकिन इस समय सिस्टम जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में भी होगा और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होगा। यहाँ पर एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होगा। तो ये था क्वासी स्टैटिक प्रोसेस।
इसमें वो ज़्यादा, मतलब कि यहाँ कुल मिलाकर के कहिए कि अच्छा केमिकल इक्विलिब्रियम, एक बात इन्फिनिटली स्लो, दूसरा ये, और तीसरा यहाँ होगा कि नॉन एक्सीलरेटेड होगा, ये बहुत स्लो होगा ये प्रोसेस। यानी कि यहाँ पर यदि वो जिस सिलेंडर में गैस रखा जाएगा उस सिलेंडर के पिस्टन को एक्सीलरेटेड वे में मूव नहीं कराना है। तो ये चलिए हो गया। अब मूव करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे। तो आइए देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस कहने का, आइसो मीन सेम, ये थर्मल रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर। तो यहां पर टेम्परेचर और ये थर्मल जो है सो यहाँ, अच्छा आइसो मीन सेम, या कांस्टेंट ऐसे मान लीजिए आप, और ये थर्मल हो गया यहाँ पर टेम्परेचर। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के प्रेशर बदल रहे हो, वॉल्यूम बदल रहा हो, जो भी चीज़ बदल रहा हो, लेकिन उस समय के साथ बदल रहा हो प्रेशर वॉल्यूम, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं हो, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ द टेम्परेचर of a thermodynamic system remains constant, लेकिन अदर चीजें बदल रहा हो, वो भी ध्यान रखना, जैसे कि प्रेशर बदल रहा हो या वॉल्यूम बदल रहा हो या कोई एक बदल रहा हो, तो हम कहेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है सो आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो ये हो गया। अच्छा, नेसेसरी कंडीशंस क्या 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 होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो हम मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है, मान लीजिए कि एक सिलेंडर है और यहाँ पर फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है लगा हुआ इसमें, इस सिलेंडर में, और ये हो गया फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, और यहाँ गैस है। तो यहाँ तो दो चीज़ें हो सकता है, चाहे गैस एक्सपैंड हो या कंप्रेशन हो, दो बातें। तो इस गैस को आइसोथर्मल में होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया जो है सो ये जो वाल देख रहे हैं आप, ये वाल को कैसा होना चाहिए, परफेक्टली कंडक्टिंग वाल्स होना चाहिए। हाँ, ये जो वाल्स है वो कैसा होना चाहिए, परफेक्टली कंडक्टिंग वाल्स। अब क्यों होना चाहिए वो अभी डिस्कस करेंगे। तो ये वॉल जो है सो इस कंडक्टिंग वॉल्स, जिस वॉल में गैस होगा वो कंडक्टिंग होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो भी गैस है, कि मान लीजिए कि ये एक्सपैंड हो रहा है, मान लीजिए कि एक्सपैंड हो रहा है। एक्सपेंशन के केस में देखिए आप, पहला केस देखिए एक्सपेंशन। मान लीजिए कि गैस यहाँ पर एक्सपैंड कर रहा है, और हमें मालूम है कि जब गैस एक्सपैंड होगा, यानी कि वर्क कौन कर रहा है, गैस, वर्क डन बाय द गैस, और हम जानते हैं कि जैसे एक्सपैंड होगा यहाँ का टेम्परेचर में फॉल होगा, फॉल इन टेम्परेचर। और हम थर्मोडायनेमिक ये आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने क्या कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो यदि ये गैस एक्सपैंड हो रहा है तो इसका टेम्परेचर में फॉल होगा। तो सराउंडिंग जो है, इस दरमियान जब एक्सपैंड होगा तो ये ऊपर शिफ्ट होगा ना पिस्टन, तो उस दरमियान सराउंडिंग से यहाँ पर क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा और टेम्परेचर यहाँ का मेंटेन हो जाएगा, और ये जो फॉल इन टेम्परेचर था वो मेंटेन रहेगा।
तो ये ऐसा कब संभव है? जब वॉल कंडक्टिंग होगा, जब हीट ट्रांसफर हो सकेगा तब ना। अच्छा, नंबर 2, जब यही गैस कॉम्प्रेस होगा, इन केस ऑफ कॉम्प्रेशन, जब कॉम्प्रेस होगा तो पिस्टन इधर मूव होगा, यानी कि गैस पर वर्क किया जा रहा है, वर्क डन ऑन द गैस बाय द सराउंडिंग, वर्क डन ऑन द गैस, यहाँ गैस पर वर्क किया जा रहा है और ये गैस कॉम्प्रेस हो रहा है। इस केस में क्या होगा कि हमें पता है कि जब कॉम्प्रेस होगा उस समय टेम्परेचर में राइज होना चाहिए, राइज इन टेम्परेचर, और हम लोग देख क्या रहे हैं कि यहाँ थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो ये टेम्परेचर में जो राइज हुआ इस समय क्या होगा, गैस यहाँ से हीट रिलीज करेगा सराउंडिंग में। तो इस समय जब ये कॉम्प्रेस हो रहा है उस समय क्या करेगा, ये अपना हीट रिलीज करेगा और ये राइज इन टेम्परेचर कैंसल होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो दो नेसेसरी कंडीशंस हम लोग क्या देख रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में, नेसेसरी कंडीशंस। तो पहला जो हम लोग कंडीशन देख रहे हैं वो सबसे पहला कंडीशन है कि वॉल्स जो होगा वो कैसा होना चाहिए, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स। परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स क्यों होना चाहिए, टू अलाउ द हीट टू पास थ्रू, है ना। इसलिए यहाँ कंडक्टिंग वॉल्स होना चाहिए ताकि हीट पास हो सके, फ्लो कर सके सराउंडिंग से सिस्टम में और सिस्टम से सराउंडिंग में। अच्छा, नंबर 2 में देखिए दूसरा नेसेसरी कंडीशन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड compression of the gas या system must be very slow। तो कहने का मतलब है कि ये जो एक्सपेंशन या कंप्रेशन, ये दो बात जो हम कह रहे हैं यहाँ पर, तो ये दोनों स्लो क्यों होना चाहिए, तो स्लो इसलिए होना चाहिए ताकि हीट फ्लो होने का टाइम मिल सके, समझे। तो ये हो गया आपका आइसोथर्मल प्रोसेस और इसके नेसेसरी कंडीशंस। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे बच्चों कि इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट देखेंगे हम लोग। अच्छा, और देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस तरह लागू होगा इस पर, और फिर आगे हम लोग देखेंगे कि वर्क डन, ये गैस वर्क या गैस पर कितना वर्क किए। दो बात हो रहा है, जब गैस एक्सपेंड होगा तो गैस वर्क कर रहा है, और जब गैस कॉम्प्रेस हो रहा है आइसोथर्मली तो सराउंडिंग उस पर वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट में इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट कहने का मतलब हम लोग गैस के केस में पढ़े, आइडियल गैस के केस फॉर्मूला PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ हमें मालूम है कि n कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, R भी कांस्टेंट है और यहाँ टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो कुल मिलाकर आइसोथर्मल प्रोसेस का जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होगा वो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या हो जाएगा, PV बराबर कांस्टेंट। ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यदि हम अप्लाई करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics on the isothermal process
तो आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ, अच्छा फर्स्ट लॉ हम लोग क्या पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ में पढ़े हैं हम लोग डेल्टा क्यू बराबर, ये हीट दो पार्ट में, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और वर्क में, और वर्क बराबर हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आया था, ये हो गया इंटरनल एनर्जी और ये था P इंटू डेल्टा V। तो यहाँ पर गैस दो काम करेगा, चाहे एक्सपैंड आइसोथर्मली या फिर दूसरा काम हो जाएगा कॉम्प्रेस आइसोथर्मली, कॉम्प्रेस आइसोथर्मली, ये दो ही ऑप्शन है यहाँ पर। तो हमें मालूम है कि किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यानी कि ये जो डेल्टा यू देख रहे हैं ये पूरी तरह से निर्भर किस पे करता है, टेम्परेचर पर। और हमें मालूम है यहाँ पर इन दिस केस, यानी कि आइसोथर्मल केस में, कि चेंज इन टेम्परेचर अर्थात डेल्टा टी बराबर शून्य, जब डेल्टा टी बराबर शून्य सो डेल्टा यू बराबर शून्य, जीरो। अर्थात जब टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तब इंटरनल एनर्जी में भी चेंज क्या होगा, शून्य होगा, चाहे गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली हो चाहे आइसोथर्मली कॉम्प्रेस हो, दोनों ही केस में। तो जब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में, जब ये टर्म तो जीरो हो गया, ये टर्म तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर लेंगे, ये टर्म निकल गया, जीरो हो गया ये टर्म। अब बचा डेल्टा क्यू बराबर पी डेल्टा वी, यानी कि जो भी हीट गैस को प्रोवाइड किया जाएगा या जो भी हीट मिलेगा गैस को, वो गैस का हीट क्या काम करेगा सो देखिए। यदि एक्सपैंड होगा तो उस समय वॉल्यूम में चेंज होगा, यदि गैस एक्सपैंड होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि डेल्टा भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो P डेल्टा V भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में डेल्टा Q भी पॉजिटिव हो जाएगा। गौर से देखिए ये चीज़, एग्जाम्स में ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। और यदि कॉम्प्रेस आइसोथर्मली हो तो इस केस में क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा तो वॉल्यूम घटता जाएगा, ये घटता जाएगा तो क्या हो जाएगा कि इनिशियल वैल्यू जो है वो स्मॉल, ये ग्रेटर हो जाएगा और फाइनल वैल्यू स्मॉल, तो घटाएंगे तो यहाँ तो निगेटिव आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि डेल्टा भी निगेटिव आएगा, और जब डेल्टा भी निगेटिव आएगा तो P डेल्टा भी निगेटिव आएगा। ऐसी परिस्थिति में हीट जो होगा सो निगेटिव वैल्यू आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्सपैंड आइसोथर्मली है और यहाँ पर कॉम्प्रेस ये आइसोथर्मली है, तो यहाँ हीट पॉजिटिव और यहाँ हीट निगेटिव। तीसरा बात ये निकल करके आया कि चाहे वो एक्सपैंड हो आइसोथर्मली, कोई सिस्टम आइसोथर्मली एक्सपैंड हो या आइसोथर्मली कॉम्प्रेस हो, बट देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम या गैस, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके आगे हम देखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस के दरमियान यहाँ पर वर्क क्या होगा, है ना, चाहे ये गैस कितना वर्क करेगा या गैस पर कितना वर्क होगा। तो ये तीसरा केस याद रखना है कि चाहे कुछ भी हो, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस या सिस्टम। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आप उसके लिए क्या करें कि ये जो सिलेंडर है
और यहां जो पिस्टन था यहां गैस है, ठीक। तो मान लीजिए कि n नंबर ऑफ मोल्स गैस है यहाँ, सॉरी n मास कितना है, n मोल्स ऑफ आइडियल गैस या गैस है। और जब इसका प्रेशर P1 और V1 इनिशियल केस में ले लीजिए, P1 V1 से इस स्टेट से यहाँ परिवर्तन होगा P2 V2, तो ये पिस्टन में थोड़ा सा मूवमेंट होगा, एक्सपेंड हो रहा है गैस। तो मान लीजिए ये पिस्टन कितना ऊपर मूव हुआ, dx, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लीजिए, ठीक। तो वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, जब गैस एक्सपेंड हो रहा है उस समय जो वर्क हुआ, स्मॉल वर्क डन, और वर्क बराबर हम पढ़े हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया, और ये डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखिए dW बराबर हो जाएगा P और A इंटू dx के जगह में dV। तो यदि गैस एक्सपेंड हो रहा है, यदि यहाँ गैस एक्सपेंड हो रहा है, तो गैस एक्सपेंड हो रहा है तो कितना एक्सपेंड हुआ, उसका वॉल्यूम अभी dV क्वांटिटी एक्सपेंड हुआ है। तो यदि यहाँ पर मान लीजिए कि V1 से V2 तक एक्सपेंड होगा, तो टोटल वर्क डन कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, अच्छा टोटल वर्क डन बाय द गैस, टोटल वर्क डन बाय द गैस, यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया वैल्यू, इधर इंटीग्रेशन में ले लीजिए, ये हो गया P dV वॉल्यूम डेरिवेटिव का। और हम लोग पढ़े हैं PV बराबर nRT, देखिए पढ़े हैं ना, यहाँ से P कैलकुलेट कर लें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा nRT ओवर V। तो अगला स्टेप में ये हो जाएगा आपका लिमिट V1 टू V2, और P के जगह में हो जाएगा nRT बाई V, nRT ओवर V dV। nRT कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, nRT बाहर आ गया, यहाँ बचा V1 से V2 1 ओवर V dV। और हमें मालूम है कि nRT तो कांस्टेंट है, और 1 बाई V का इंटीग्रेशन होता है log V। अच्छा, और लिमिट V1 से V2। अब क्या हो जाएगा, वर्क बराबर निकालेंगे तो nRT, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और हमें पता है, हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं, log m माइनस log n बराबर log m बाई n। तो नेचुरल लॉग में तोड़ते हुए इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 2.303 nRT log V2 बाई V1। और चूंकि इक्वेशन ऑफ स्टेट में हम लोग क्या देखें, इक्वेशन ऑफ स्टेट में देखें PV बराबर कांस्टेंट, यानी कि P1 V1 बराबर P2 V2। तो यहां से V2 बाई V1 निकालिए तो हो जाएगा, V2 बाई V1 निकालेंगे तो V2 बाई V1, V1 उधर चला गया तो हो जाएगा क्या, P1 बाई P2। तो इसी इक्वेशन को आप मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो हो जाएगा वर्क बराबर, अच्छा यहाँ आइसोथर्मली लिखते हैं, वर्क आइसोथर्मली 2.303 nRT log V2 बाई V1 के जगह में क्या लिख सकते हैं आप, P1 बाई P2। तो आप फाइनल एक्सप्रेशन इसे कह सकते हैं या यहां भी समझ सकते हैं। तो जब कोई गैस
आइसोथर्मली एक्सपैंड होगा तब उस गैस ने कितना वर्क किया, है ना, प्रेशर P1 से P2 तक जाने में, वो हम देख सकते हैं कि इसका वर्क का रिजल्ट क्या है। तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे विद्यार्थियों, उसके बाद हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस